नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, एमपी टेट वर्ग एक बायोलॉजी जो चयन परीक्षा होना है वर्ग एक की, उसकी क्लास हम स्टार्ट कर दिए हैं। और आज हम बात करेंगे सजीव जगत की विविधता का जो पहला चैप्टर है। चैप्टर वाइज हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए? महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हमने इससे करने वाले हैं। सारे जो निचोड़ है आपका एनसीईआरटी बुक के निचोड़ आपको मिलेगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो अभी तक हमने रिव्यू लिया उसके माध्यम से एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर करेंगे। ये क्लासेज चैप्टर वाइज डेली आपको होंगी। 11:30 टू 12 PM में आपकी जो है ये लाइव क्लास चलेंगी। तो सभी लोग यहाँ पे 11:30 टू 12 PM में सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव क्लास के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए। पहला प्रश्न है सजीव जगत की विविधता बाई जयसवाल कोचिंग सेंटर। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन वर्ग की संवर्ग का सही क्रम यहाँ पे हो जाता है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी दिए गए हैं, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ग की संवर्ग का सही क्रम होता है? देखिए, वर्ग की संवर्ग का जो सही क्रम होता है वह कौन सा हो जाता है? जाति गण संघ, जगत गण जगत, वंश जीनस, या जाति वंश गण संघ। देखिए, वर्ग की संवर्ग का जो सही क्रम होता है वह होता है जाति वंश गण और संघ होता है। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है। और अगला प्रश्न सभी लोग स्क्रीन पर करेंगे और फीडबैक भी करेंगे कमेंट के माध्यम से इसका राइट आंसर क्या होगा, जिससे पता चलता है आपकी प्रिपरेशन में कितनी तैयारी है मेन एग्जाम के लिए। 100 नंबर में से अगर 80 प्लस का स्कोर करना है तो सभी क्लासेज आपकी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, निम्नलिखित में से शारीरिक खंडी भवन किसमें पहले देखा गया? प्लेटीहेल्मिंथीज में, स्केलमिथीज में, एनेलिडा में, या आर्थ्रोपोडा में देखा गया है? जैसे हमने देखा जो आपका टीटी एग्जाम था वह ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन 11th क्लास से लेके आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक जो है पूछा गया था। तो इन सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो इनमें से शारीरिक खंडी भवन जो है किसमें सबसे पहले देखा गया है? तो वह आपके एनेलिडा में देखा गया है। किसमें देखा गया है? एनेलिडा में देखा गया है। देखिए, एनेलिडा में पहले देखा गया है और एनेलिडा जो है शारीरिक खंडी भवन के मदद से ही चलता है। एनेलिडा किसके मदद से चलता है? ये खंडी भवन जो होता है इसके मदद से ही आपका एनेलिडा चलता है। इसलिए आपका यह अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगला द्विपार्श्व सममित होता है घोंघा में, अमीबा में, मेढक में, या इन सभी में होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वविख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। टीटी एग्जाम को फतेह करना है। जयसवाल सर आप सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं शिक्षक भर्ती पे नंबर 1 टीटी फैमिली पर। दोस्तों, द्विपार्श्व जो सम्मित होता है वह आपका मेढक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विपार्श्व सम्मित। द्विपार्श्व सम्मित जो हो तो दोस्तों होता क्या है? यह द्विपक्षीय सम्मिति होती है, द्विपार्श्व बोला जाता है। जब शरीर को केवल एक विमान में समान बाएं और समान दाएं हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, तो जानवरों जैसे आपके प्लेथिलमिथेस हो गया, एनेलिड्स हो गया, आर्थ्रोपोड्स हो गया, ये द्विपक्षीय समरूपता जो है प्रदर्शित करते हैं। आई होप सारी चीज़ें समझ गए आ गई होंगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, लिनियस ने अपना वर्गीकरण जो है कब प्रतिपादित किया? 1640, 1735, 1785, 1872 में। सभी कमेंट कीजिएगा। तो लिनियस ने अपना वर्गीकरण जो है कब प्रतिपादित किया है? तो 1735 ईस्वी में जो है प्रतिपादित किया है। देखिए, लिनियस की पुस्तक जो है सिस्टमा नेचुरी का पहला संस्करण 1735 में नीदरलैंड में जो है प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक प्रथम संस्करण में मात्र 11 पृष्ठों की थी। कितने? मात्र जो है 11 पृष्ठों की। तो ये भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ओनली 11 पृष्ठों की बात करेंगे। मुनेरा जगत के सदस्य होते हैं स्वपोषी, परपोषी दोनों होते हैं, या कोई नहीं होता है? तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं मुनेरा जगत के जो सदस्य कहलाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है। इस जगत के जीव सूक्ष्मतम और सरलतम होते हैं।
मोनेरा जगत के जीव उन सभी स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ जीवन की थोड़ी भी संभावना अगर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी, जल, वायु, गर्म जल के झरने जहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे हिमखंडे के जो तली होती है रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। तो मोनेरा जगत की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे लंबा पौधे किस पादप समूह का होता है। जी हाँ, सबसे लंबा पौधा टेरिडोफाइटा, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म या एक बीजपत्री का। देखिए बायोलॉजी का सिलेबस का वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्क्रीन पर मिल जाएगा, फुल सिलेबस है, टोटल 20 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स के पहले सारे यूनिट्स कवर करेंगे, मॉडल पे प्रैक्टिस पेपर भी करेंगे, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। बस आप अपने टीटी फैमिली से जुड़े रहिए, प्रोफेशन को मजबूत कीजिए। तो सबसे लंबा पौधा जो है किस पादप समूह को होता है, वह होता है जिम्नोस्पर्म का। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न दिया गया है आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल सामान्यतः होता है भूरा, हरा, नीला, हरा, लाल। तो बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। लाइकेन में पाए जाने वाला जो शैवाल होता है वह सामान्यतः नीला और हरा होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्न पौधों में से कौन बीज उत्पन्न करता है लेकिन फल नहीं करता है। मक्का, मिंट, पीपल, फाइनस। देखिए बीज तो उत्पन्न करता है लेकिन फल उत्पन्न नहीं करता है, तो वह पाइनस। पाइनस बीज उत्पन्न करता है लेकिन फल उत्पन्न नहीं करता है। पाइनस आपने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, समझा होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रोटिस्टा जुड़ा हुआ होता है। देखिए जो प्रोटिस्टा जुड़ा हुआ होता है वह आपके हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, फोटोऑटोट्रोफिस की बात करेंगे, आपके केमेटोट्रोफिस की बात करेंगे। इन सभी प्रोटिस्टा जो है इन सभी से जो है जुड़ा होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए प्रोटिस्टा जो होता है कोई प्राकृतिक समूह या क्लेड नहीं होता है। यह कुछ वैज्ञानिक वर्गीकरणों जैसे रॉबर्ट विटायर द्वारा 1969 में प्रस्तावित प्रख्यात 5 जगत वर्गीकरण में सभी एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों, एक कोश की निभीय या कॉलोनियल जीवों व ऐसे जीवों को जो ऊतक नहीं बनाते हैं उनको को जगत प्रोटिस्टा में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे प्रोटिस्टा के बारे में। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया। लिने, हचिंसन, बेथम हुकर के द्वारा, इंगलर और प्रेंटल के द्वारा किया गया। तो आप सभी लोग जानते हैं वर्गीकरण के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा जो है किया गया है। और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा उत्तर है, बेथम और हुकर के द्वारा जो है किया गया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फ्री में पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड आपको हो जाएगी। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे राष्ट्र हित में शिक्षा की बात कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपने पढ़ा कि वर्गीकरण के प्राकृतिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है बेथम और हुकर के द्वारा किया गया। आप सभी लोग जानते हैं पादपों के वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा की गई थी। इनका पूरा नाम क्या है, बेथम और हुकर का, जॉर्ज बेथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, इनके द्वारा जो है किया गया। वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली को वर्गीकरण की फिनेटिक प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है और यह वर्गीकरण वर्णों की संख्या पर आधारित होती है। किस पर होती है, पादपों में जो वर्गीकरण होता है ये वर्णों की संख्या पर जो है आपके आधारित होता है। अगला प्रश्न है, शैवाल जो होते हैं इसमें पोषण की विधि कौन सी होती है। तो पोषण की विधि इसमें फोटो ऑटोट्रॉफिक के द्वारा होती है। शैवाल में पोषण की विधि कैसे होती है, फोटो ऑटोट्रॉफिक के द्वारा होती है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पोषण शैवाल ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि यह जो होते हैं आपके क्लोरोफिल 11 की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण जो है स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का बुल फ्रॉग है, भारत का बुल फ्रॉग कौन है, सभी लोग बताइए। तो राणा टाइग्रिना, राणा टाइग्रिना जो है भारत का बुल फ्रॉग। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, सभी फीडबैक कीजिएगा, अच्छे तरीके से जानिएगा, समझिएगा कि किन प्राणियों में पौधे तथा जंतुओं
दोनों के गुण जो है पाए जाते हैं। पैरामीशियम, जुगलीना, आपके माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरिया की बात करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं जिन प्राणियों में पौधे तथा जंतु दोनों को गुण पाए जाते हैं वह कहलाता है युगलीना। युगल, युगलबंदी, युगल यानी जोड़ा, तो पौधे तथा जंतुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं युगलीना। युगल मतलब जोड़ा होता है और पौधे जंतु ये भी जोड़ा हो गए, ठीक है। तो युगलीना की बात करेंगे और युगलीना एक ऐसा जीव होता है जिसमें पादप तथा जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि यह जो होता है फ्लैजिला द्वारा जंतुओं की तरह गति कर सकता है और इसमें जो है पर्णहरिम पाया जाता है जिसमें पादपों की भांति प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण करता है। तो युगलीना का आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ चलते कि चट्टान या पत्थर से सटे शैवाल क्या कहलाते हैं। आपके सिम्फिटिस की बात करेंगे, आपके लिम्नोफिट्स की बात करेंगे, लिथोफिट्स की बात करेंगे या लेप्टोफिट्स की बात करेंगे। तो चट्टान तथा पत्थर जो सटे शैवाल होते हैं वह आपके कौन से कहलाते हैं? लिथोफिट्स की बात करते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका दिया कंट्रैक्टिकल वोकल नहीं पाया जाता है। तो कंट्रैक्टिकल वोकल किसमें नहीं पाया जाता है? देखिए आपके स्लेम मोल्ड्स में पाया जाता है, आपके सर्कोडिना में पाया जाता है, जूफ्लेगिल्टा में पाया जाता है, लेकिन आपके स्पोरजोल में नहीं पाया जाता। स्पोरजोल में जो है आपका कंट्रैक्टिला वोकेला नहीं पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों वायरस का अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, क्या वह डीएनए हो सकता है, आरएनए या दोनों, या डीएनए या टीआरएनए हो सकता है? देखिए वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ जो हो सकता है वह आपका क्या हो सकता है? डीएनए और टीआरएनए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो अच्छे तरीके से कमेंट कीजिए, प्रत्येक कमेंट का फीडबैक आपको मिलता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आपका दिया गया प्रोटोजोआ में कंट्रैक्टिकल वोकल का उपयोग किस कार्य में होता है? तो प्रोटोजोआ में जो है कंट्रैक्टिकल वोकल का जो है यूज जो होता है वह आपके ऑस्मो रेगुलेशन में होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि कवक या जो फंगल्स होते हैं, फंगी, ये क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि कवक जो फंगल होते हैं ये हमारे अपघटक कहलाते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा दिया गया है। लिने के द्वारा नहीं दिया गया है, ना ही जानरे के द्वारा दिया गया है, ना ही लेमार के द्वारा, यह व्हिटेकर के द्वारा दिया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है? आपके व्हिटेकर के द्वारा जो है दिया गया है। इसी के साथ ही हम अगले प्रश्न की बात करेंगे जो सिंपल साधारण सा प्रश्न है कि एक कोशिकीय प्राणी के लिए प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किसने किया था? एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, सिलेक्शन वाला प्रश्न कह सकते हैं, 1 नंबर वाला प्रश्न कह सकते हैं कि एक कोशिकीय प्राणी के लिए प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? वह आपके हैकल की बात करेंगे। अर्नेस्ट हैकल ने कब किया था? 1866 में, ठीक है। एक कोशिकीय प्राणी के प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। कब किया था? 66 में किया था, 1866। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? एक राष्ट्रीय उद्यान से अवश्य प्रश्न आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का नाम आता है, यूपी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्पॉन्ज में पाचन की विधि जो होती है किस प्रकार की होती है? अंतःकोश की, अंतरकोश की, दोनों या कोई नहीं। तो स्पॉन्ज में पाचन की विधि जो है किस प्रकार की होती है? स्पॉन्ज में पाचन की विधि आपकी अंतःकोश की और अंतरकोश की दोनों होती है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सी ऑप्शन दिया गया है वह आपका इजिली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विनामकरण या द्विनामकरण पद्धति किसके द्वारा दिया गया है? तो सभी लोग जानते हैं जब भी द्विनाम पद्धति की बात की जाती है एक ही नाम आता है और वह नाम आता है लिने। जी हाँ, द्विनामकरण पद्धति जो है लिने के द्वारा दी गई है।
देखिए द्विनाम पद्धति जिसे हम कहते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, जीव जंतु वनस्पति के नामकरण की पद्धति कहलाती है, जंतु और वनस्पति की। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलियस लिनियस ने इसका जो है प्रतिपादन किया। इसके बाद जो अगला प्रश्न है और भी इंटरेस्टेड आपका हो जाता है, क्यों हो जाता है ये जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि मैक्रोमेरिज्म किसका गुण होता है। तो मैक्रोमेरिज्म जो गुण होता है वह किसका होता है, वह आपके एनेलिडा का होता है। किसका होता है, मैक्रोमेरिज्म जो गुण होता है वह आपके एनेलिडा का गुण होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, जंतु जो अंडे देते हैं वह क्या कहलाते हैं। दोनों चीजें पूछी जा सकती, जो अंडे देते हैं, जो बच्चे देते हैं। तो वे जंतु जो अंडे देते हैं वह आपके कौन से कहलाते हैं, ओविपेरस की बात करते हैं। क्या कहलाते हैं, ओविपेरस। जो जंतु बच्चे देते हैं उनको क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट करना है। जो जंतु बच्चे देते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो भी इंटरेस्टेड प्रश्न है कि थैलस हरा चिपटा फीते के आकार का आपके डोरज और डिकोटोमेजली ब्रांच्ड होता है। मांस का, रिस्का, स्पाइरोगायरिया का या पेनिसिलियम का होता है। तो सभी लोग जानते हैं किसका होता है, ये आपके रिक्सिया का होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, बेंथम तथा हुकर ने अपनी पद्धति में एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री के बाद रखा, द्विबीजपत्री को एक बीजपत्री के बाद रखा, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के साथ रखा। देखिए बेंथम हुकर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा सा उल्टा कर पूछा गया है, जैसे अभी वर्ग 2 में आया हुआ था। उसी प्रकार से दो टाइप से प्रश्न, जो उत्तर था उत्तर से प्रश्न बनाया गया, अब प्रश्न का उत्तर से बनाया गया। उसी प्रकार यह भी प्रश्न है कि बेंथम तथा हुकर ने अपने पद्धति में जो है एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री के जो है बाद रखा है। ये आपको ध्यान देने वाली बात हो जाती है। अगला जो प्रश्न है कि जैव विविधता क्यों आवश्यक होता है। सुंदरता के लिए, जैव चक्र संचालन, पर्यटन, व्यापार के लिए। तो जैव विविधता किस लिए आवश्यक होता है, जैव विविधता जो होता है वह दोस्तों आपके व्यापार के लिए आवश्यक होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जैव संरक्षण क्यों आवश्यक होता है। लकड़ी उत्पादन के लिए, जानवरों के शिकार के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए या प्राकृतिक संचालन के लिए आवश्यक होता है। तो जैव संरक्षण क्यों आवश्यक होता है, यह दोस्तों प्रकृति के संचालन के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र संचालित होता है जैव विविधता से, जैव समरूपता से, पादप समुदाय से या जंतुओं से होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि परितंत्र जो संचालित होता है वह किससे होता है, जैव विविधता से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है। यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स, होलोजोइक या मोनिफार्मिक की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं माइकोप्लाज्मा जो होता है यह प्रोकैरियोटिक होता है। एग्जाम में आ गया कि माइकोप्लाज्मा क्या है, तो क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसका है, माइकोप्लाज्मा का है। दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, माइकोप्लाज्मा का अनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है। डीएनए, आरएनए, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए माइकोप्लाज्मा के अनुवांशिक पदार्थ की जब भी बात की जाती है आपके डीएनए और आरएनए दोनों की बात की जाती है, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि माइकोप्लाज्मा का डीएनए होता है एक लकड़ी वाला कुंडलित, दो लकड़ी वाला, दो लड़ी वाला, लकड़ी नहीं दिया गया, लड़ी, मतलब सभी लोग जानते हैं एक लड़ी दो लड़ी। उसी प्रकार से बात करेंगे, माइकोप्लाज्मा का जो डीएनए होता है वह दो लड़ी वाला कुंडलित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, माइकोप्लाज्मा का आरएनए पाया जाता है किसमें। माइकोप्लाज्मा का जो देखिए आरएनए डीएनए दोनों होता है, लेकिन आरएनए जो पार्ट है ये किस पर पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म में, केंद्रक में, राइबोसोम में या प्रोटोप्लाज्म राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। तो माइकोप्लाज्मा के डीएनए आरएनए में जो आरएनए पाया जाता है वह प्रोटोप्लाज्म और राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों माइकोप्लाज्मा का डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन से घिरा रहता है, नग्नावस्था में रहता है, एक लड़ी वाला अकुंडलित रहता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए माइकोप्लाज्मा का जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है नग्नावस्था में रहता है। अभी हमने क्या पढ़ा आरएनए के बारे में,
माइकोप्लाज्मा का जो आरएनए होता है वह प्रोटोप्लाज्मा राइबोसोम में होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा का अगर डीएनए की बात की जाती है तो यह नग्न अवस्था में रहता है। ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से कि पौधे का शरीर किस समुदाय में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल में विभेदित रहता है? शैवाल, ब्रायोफाइटा, नग्नबीजी, पुष्पी पादप की बात करेंगे। तो पौधे का शरीर जिस समुदाय में जड़ तथा पत्ती, फूल, फल में जो विभेदित रहता है वह हमारा कहलाता है पुष्पी पादप। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि स्थानिक जड़ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? जो स्थानिक जड़ होते हैं वह आपके शैवालों में जो है दोस्तों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। उल्फिया का पौधा ऊंचाई में होता है। तो उल्फिया का जो पौधा होता है वह ऊंचाई में किसमें होता है? सूक्ष्मदर्शी में ऊंचाई में होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे लंबा पेड़ होता है उल्फिया, सिकोया, शीशम का या पीपल का? सभी बताइएगा। सबसे लंबा पेड़ जो है किसका होता है? ध्यान दीजिएगा। सबसे लंबा पेड़ जो सिकोया का होता है, सिकवा। इसे क्या बोलते हैं? सिक्वा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिकवा बोलते हैं। यह सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकवा का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 379 फीट है या 115.5 मीटर कह सकते हैं, जो कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकवा की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गेहूं का तना होता है आरोही में, कोष्ठोई में, खोखला में होता है या विपर्सी होता है? तो सभी हम गांव से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। हर घर में हम किसान से जुड़े, हमारा जो घर है वह किसान से जुड़ा हुआ है। तो गेहूं का तना जो होता है वह खोखला होता है। भूसा आपने काटते देखा होगा, तो वह गेहूं का जो तना होता है वह खोखला होता है। अगला प्रश्न रहेगा आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न रहेगा, या आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है कि पान की पत्ती का आकार कैसा होता है? रेखाकार, लट्टवाकार, गुर्दवाकार या हृदयाकार होता है? पान की पत्ती का आकार बताना है सभी लोगों को। यह प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। सभी को कमेंट करना, फीडबैक करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम ऑलरेडी बता चुके हैं। 11:30 to 12 PM हमारी लाइव क्लास होगी डेली बायोलॉजी की, आपके MP टेट वर्ग 1 चयन परीक्षा की। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।